करें उससे पहले मैं 3 चीजें बोलूंगी, उसके पीछे आप दोहराएंगे। तो सबसे पहले मैं बोलने वाली हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। दोहराइए। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं करूंगी। मैं करूंगी। और मैं ऐसा करूंगी कि वो किसी ने कभी पहले नहीं किया। और मैं ऐसा करूंगी जो किसी ने कभी नहीं किया। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको ये बोल के? बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब बोल के लग रहा है और जब आप खुद करेंगी ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि उससे अच्छा सुख आपने कभी सोचा ही नहीं होगा और कभी देखा ही नहीं होगा। तो पहले मैं अपने बारे में बात करूँ कि मैं अभी भी, जैसे सर बोलते हैं हमेशा, मुझे ना बहुत ऑड फील होता है अपने बारे में बात करना। मैं आज भी, मेरे पैर थोड़े से कांपते हैं और मेरे पेट में थोड़ा सा बटरफ्लाइज बोलते हैं ना, तितलियां, अभी भी होता है। अगर मुझे अपने बारे में बात करनी होती है तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं इतना ना बोल दूँ अपने बारे में, ऐसा लगे कि मैं हो रहा है। तो उससे पहले मैं आपके बारे में बात करना चाहूँगी। कितने लोग पेड़ पे चढ़े हैं, पेड़ पे चढ़ के आम तोड़े हैं, फल तोड़े, इमली तोड़ी है, किसने किसने करा? वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो वो चढ़ के थोड़े से हाथ में लग के, थोड़ा सा पैर में लग के, गिर के, डांट खा के, डंडा खा के, फिर वो जो आपने अमरूद या आम या इमली खाई होगी, वो खाने में आपको कितना मजा आया होगा। और अभी आप जाएंगे बाहर ठेले पे से 10 रुपए दे के एक आम खरीद के खाएंगे, और वो मजा और जो आपने जो चढ़ के मार खा के सब खाया है, उस मजे में कुछ अंतर लगता है आपको? लगता है? तो आज वही अंतर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरी जितनी क्षमता है, बहुत कम क्षमता है, जितना मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, बहुत सारी चीज़ें मिस होंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं बता पाऊँगी। 1 घंटे का वक्त है, प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, मुझे रोकिए बीच में। आपको ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, मैं रुकूंगी। आपको बताने का ही ये उद्देश्य है कि आपको पता चले कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उसको करने की। ठीक है सर, मैंने जो सैक्रिफाइस किया था उसके लिए नहीं, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक चीज मैं आपको जस्ट शुरुआत में बताने वाला था कि एक जस्ट एक अच्छा योग कहते हैं ना, मिल आया है कि श्रद्धा दीदी ने अभी आपको बताया था कि उनका ड्रीम क्या था। उनका एक ड्रीम आपको याद रहा है? एंड में उन्होंने क्या कहा था? उनको पायलट बनना है, राइट? तो यही वो ड्रीम आपके सामने है। तो ये एक मैंने सोचा नहीं था पहले, तो बहुत बड़ी शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है। मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि हमेशा हम बचपन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बचपन से शुरुआत करेंगे तो ये भी बच्चे हैं, 10वीं कक्षा में है, लेकिन वो कनेक्ट कर सकते हैं कि अपने जो खुद के व्यक्तिगत आयुष्य में जो चल रहा है उसके साथ एक पैरेलल कनेक्शन हो सकता है। तो आप बताएंगे, आप कहाँ से हैं, मतलब, और आपका बचपन कैसे रहा, उसके बारे में बता सकते हैं? मैं कमांडर वरुणा एकतारे हूँ। मैं रिटायर हो चुकी हूँ 14 साल की सर्विस करके इंडियन नेवी से। मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर थी। तो जब मैं बोलती हूँ मैं कमांडर वरुणा एकतारे हूँ, मैं सीधे कमांडर वरुणा एकतारे नहीं बन गई हूँ। मेरे बचपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसका परिणाम मैं आज जी रही हूँ, और आगे अभी भी मैं ढूंढ रही हूँ कि मैं और क्या बनना चाहती हूँ। मैं अभी भी आप ही की जगह बैठी हूँ। मैं अभी अपने आप को कुछ बन गई हूँ ये मानती ही नहीं हूँ। तो बचपन में जैसे कि आप सब लोग रिलेट कर सकते हैं, रिसोर्सेज जिसे बोलते हैं, चीज़ें अवेलेबल होना, उसे रिसोर्सेज कहते हैं, थोड़े कम थे बचपन में। मैं शुरू करूंगी मेरे पापा की नौकरी से। वो यूनियन कार्बाइड में थे जब गैस कांड हुआ था। तो मेरे पापा, आपको पता है गैस कांड हुआ था भोपाल में, कुछ है उसके बारे में पढ़ाई की होगी आपने? ठीक है, तो मेरे पापा वहाँ पे थे और उनका बहुत सेट जॉब था, सब कुछ था। मैं नहीं थी तब, मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरा भाई था, बड़ा भाई। एंड तब गैस कांड हुआ, उनकी नौकरी गई। बहुत सारे वादे किए थे सरकार ने जो कि पूरे तो कभी हुए नहीं, बट फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की इंदौर आकर। इंदौर जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ मैंने पढ़ाई की है, और मैं हर चीज़ उस जगह को
समर्पित करना चाहूँगी हमेशा, क्योंकि उस जगह ने मुझे सिखाया बहुत। तो क्योंकि फिर से शुरुआत की गई थी हर चीज़ की स्थापित करने की, तो पैसे बोलिए या हर चीज़ की अवेलेबिलिटी बोलिए, जो मौजूद रहती है चीज़ें, वो थोड़ी कम थी बचपन में। भाई बड़ा था, तो ऐसा होता है कि जो पहला बच्चा होता है, मैं बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो जो दूसरा बच्चा होता है उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पर वो एडजस्टमेंट बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इतने समझदार हो जाते हैं कि हम ही हमारे माँ बाप से वो चीजें मांगना थोड़ा सा बंद कर देते हैं। नहीं, कितने लोग हैं जो दूसरे बच्चे हैं, नंबर 2, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे बड़े भाई को इतना सब कुछ है, इतना सब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कैसे भी करके पढ़ा रहे हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ और तकलीफ न दें, स्पेशली लड़कियां। ये जो समझदारी है वो लड़कियों में अपने आप आ जाती है, पता नहीं कहाँ से बनाया ही ऐसा है हमेशा। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आजकल ये बोलते हैं कि नहीं लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ये तो मैं अपना औजार समझती हूँ, ये मैं समझदारी और जो ये मेच्योरिटी लड़कियों में है, यही तुम्हें आगे ले जाता है। सो जो तुम में अच्छाई है उसे छोड़ना नहीं करना, यही जिद तुम्हें आगे ले जाती है कि मैं सब कर लूंगी, घर भी देख लूंगी, बाहर भी देख लूंगी, सब कर लूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बोला, मेरा भाई जो था वो जाता था रनिंग सीखने, मतलब एथलेटिक्स में जाता था। एक क्लब था जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुना है किसी ने? साई क्लब है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वहां पे वो जाता था एंड मैंने बोला मुझे भी जाना। तो हमारा संयुक्त परिवार था, हर चीज़ हमें बांट के यूज़ करनी होती थी, इतना आता था उसमें। 6 भाई बहन थे हम, 3 भाई थे बड़े, उनके दो बच्चे होते थे, और उसमें हमें सब बांट के यूज़ करना होता था। तो पहले अगर आपने ऐसा कुछ बोला जो आउट ऑफ, मतलब मुझे भी एथलीट बनना है, एथलीट समझते हैं आप? एथलीट मतलब कौन? जो पीटी उषा का नाम सुना है? पीटी उषा सुना है किसी ने? पीटी उषा जो ओलंपिक्स में दौड़ते हैं, 400 मीटर, 800 मीटर, ये सब। सो मेरी तब मैंने न्यूज में आर्टिकल देखा था पीटी उषा का, एक ऐसा करके उसका फोटो था, अभी भी याद है, वो कटिंग भी मेरे पास अभी रखी है। तो वो देखा, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, बहुत छोटी थी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब, पर मुझे याद है, मुझे कुछ तो हुआ, मुझे पीटी उषा बनना है और मुझे भी भाई के जैसे जाना है। तो फर्स्ट थिंग मुझे बोली गई, लड़कियों को हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि मतलब पूरी फैमिली ने बोला कि ये काम नहीं करना है हमें, लड़कियों को नहीं भेजना है, बहुत रिस्क होता है। तो मुझे एक बोला गया कि या तो तुम डांस सीखोगी, जो एक नीचे बगल में एक लड़की सीखती थी, तो उसके साथ जाओगी, डांस सीखोगी, या तो तुम्हें 1 महीना दिया जाता है कि तुम 1 महीने में देखा जाएगा कि तुम कैसा दौड़ रही हो, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, फिर मेरे पापा आए एक दिन कोच से बात करने के लिए कि ये कैसा कर रही है। कोच ने क्या बोला होगा? क्या बोला होगा आपको लगता है कोच ने? हाँ, कोई तो बोलो। मुझे ये लगा था आपको लगा अच्छा किया होगा। कोच बोला फेल, एकदम फेल, बहुत ही स्लो दौड़ती है आपकी बेटी। जब सब लोग स्प्रिंट कर जाते हैं 100 मीटर, वो एकदम पीछे रहती है। क्या सोच के आपने इसको भेजा है यहाँ पे? वो क्या स्प्रिंट करेगी? बिल्कुल नहीं होगा इसको 1 हो गया महीना, इसको वापस लेके जाओ। अब वो दिन था, मैं इतनी ज्यादा, मतलब ऐसा होता है ना कि हमें अपनी एज के हिसाब से ऐसा लगता है बस अब खत्म, सब खत्म, दुनिया खत्म, इसके बाद अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे पढ़ाई करनी है, बड़े होना है, शादी करनी है। अब एक मौका था, वो भी मैंने गवा दिया। ये कोच को कुछ और क्यों नहीं बोलते हैं? बोल देते कुछ तो मेहनत की मैंने 1 महीने में, कुछ तो किया मैंने 1 महीने में। नहीं, मैं घर गई, बहुत रोई उस रात को, अभी भी याद है मुझे, बहुत रोई मैं। दूसरे दिन भैया के साथ जाके बाल कटा के आ गई। मेरे इतने बड़े बाल थे, ऐसे छोटे छोटे बाल करा लिए मैंने, ये बताने के लिए कि मैं कर दूं, अगर मुझे बराबरी करनी है किसी लड़के की तो मैं बाल भी कटा लूंगी, ये बताने के लिए मैंने बाल कटा लिए। ठीक है, बट मेरी जो दादी थी वो बहुत ही अच्छी महिला थी, उनमें उस जमाने में बहुत ज्यादा जोश था। जोश समझते हैं आप?
उन्होंने मुझे बोला कि क्या हुआ, उस कोच ने बोल दिया अगर तुम ही रोओगी तो लोग तो तुम्हें रुलाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, तुम अपने आप के लिए रोगी तो लोगों तो कुछ और काम ही नहीं है, उनको तो मजा आएगा, तो वो तो तुम्हें रुलाने के लिए बैठे हैं, वो चाहे तुम्हारे घर वाले हो या बाहर वाले हो। तो तुमने जो डिसाइड किया है, डिसीजन, फर्स्ट डी इन लाइफ, क्या है वो, क्या है वो, डिसीजन। आपको एक डिसीजन लेना है, अगर लिया है तो वो करना है। मुझे वो पता नहीं क्या हुआ, वो सुन के मेरे दादी का, मैं गई दूसरे दिन, मैंने कोच को, दूसरे कोच थे जो मुझे लगता था कि ये मेरा थोड़ा सा साथ देते हैं, उन्होंने मुझे बोला इस राउंड के 10 चक्कर मारे, तो मैंने मार दिए। उन्होंने बोला 2 और चक्कर मारो, मैंने मार दिए। उन्होंने बोला कि अरे पीटी उषा अगर स्प्रिंटर है, मतलब अगर 100 मीटर 200 मीटर शॉर्ट रेस करती हैं वो, दैट डजंट मीन आपकी भी क्षमता शॉर्ट रेस भागने की है, आपका स्टेमिना अच्छा है, आप मैराथन भागिए, आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग समझते हैं आप, क्रॉस कंट्री भागिए, मैराथन भागिए, आपकी वो स्किल है। आइडिएशन करना, किसी के बारे में सोच के कि मुझे वैसा बनना है, ये प्रेरणा लीजिए, बट उसके जैसा मत बनिए। आप में जो अच्छी बात है उसका आप यूज करके वो बनिए। वो दिन था और आज का दिन है, मैं मैराथन भागती हूँ, मैंने करीबन 20 या 22 नेशनल्स खेली हैं, मेरे 5-6 गोल्ड मेडल्स हैं, एंड ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मैं गिनती भी नहीं कर रही हूँ अभी, एंड फर्स्ट नेशनल मैंने 4th स्टैंडर्ड में खेल लिया था। सो दैट इज अ टाइम कि तुमने जब कुछ सोचा है, अगर तुम उसको करते हो और उसके बाद जब तुम्हें वो फल मिलता है, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक मेरा पड़ाव था सीखने का। उसके पीछे की स्ट्रगल स्कूल में भी थी। स्कूल में मुझे बोलते थे टीचर्स कि फेल हो जाओगे तुम इतना बाहर जाके नेशनल्स खेलती हो और तुम पढ़ाई कैसे करोगी, क्योंकि तब ये कल्चर ही नहीं था। आई एम श्योर आज भी नहीं है। अगर आपके टीचर्स ने आपको बोला कि मतलब अगर आप सपोज ये कल गई नेशनल खेलने के लिए 10 दिन, ठीक है, स्कूल में 10 दिन नहीं रहेंगी, है ना, 10 दिन में कुछ तो छूट जाएगा ना पढ़ाई, ठीक है। टीचर सॉरी, मैं आपको कुछ टीवी नहीं करना चाह रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि कैसे जरूरत है सोचने की कि मैं भी कर सकती हूँ। मुझे एक भी ऐसा बचपन याद नहीं है जब मैंने खिलौनों से बैठ के खेला है, मैंने डॉक्टर खेला है, मैंने घर खेला है, क्योंकि वो टाइम ही नहीं था, वो स्कोप ही नहीं था। उसके बाद मैं शाम को फिर प्रैक्टिस के लिए जाती थी, क्योंकि मुझे प्रूव करना था। एक अंदर एक आग थी कि जो मुझे करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद 5वीं या 6ठी क्लास में, जैसे अभी इन्होंने शेयर किया, एक आरोहण करके सीरियल आता था टीवी पे। तब मेरे घर में टीवी में DD2, DD1, DD2 किस किस ने सुना है? दूरदर्शन 1, दूरदर्शन 2, दूरदर्शन का नाम आप लोगों ने आई होप सुना होगा। सुना है? अब तो केबल टीवी, अब तो नेटफ्लिक्स प्राइम हो गया है, पर DD1 यूज्ड टू बी फ्री में आता था। DD2 के केबल के थोड़े पैसे देने पड़ते थे। हमारे यहाँ DD2 नहीं आता था। DD2 2 घर छोड़ के एक घर में आता था, पर तब इतना अच्छा माहौल होता था कि दूसरे के घर में जाके भी हम टीवी देख सकते थे। अभी तो किसी के घर में ऐसे जा सकते होगे तुम बिना बताए, बोले अरे तुम्हारा बेटा हमारे घर में आके बैठ गया बिना बताए, ये कैसे हो गया। पहले मोहल्ला ऐसा होता था कि किसी के भी घर में चले जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी और पता होता था घर वालों को कि अच्छा उसके यहाँ पे होगी, ठीक है। तो उनके घर पे मैं वो सीरियल देखती थी आरोहण, जिसमें पल्लवी जोशी एक एक्टर है जिनका इंडियन नेवी का सीरियल था वो, जिसमें उनकी ट्रेनिंग का, आप अभी भी यूट्यूब, आपके पास यूट्यूब है, अभी भी अगर गूगल करेंगे आप तो उसमें पल्लवी जोशी आरोहण करके आप उसमें सीरियल्स देखेंगे। उससे मैं इतनी प्रोत्साहित हो गई कि उसमें जब मैंने एयरक्राफ्ट उड़ते हुए देखे, मुझे पायलट बनना है। तब मुझे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन सब का कुछ मतलब नहीं पता था, मुझे पायलट बनना है। तब से मुझे बस पायलट बनना था। कॉलेज में आई, मैं आगे तो नहीं जा रही, बहुत आगे, आराम से चलिए, बहुत बढ़िया। मैं कॉलेज में गई, कॉलेज में जाके सबसे पहला, अब आप कॉलेज जाएंगे ना, अब आप कॉलेज जाएंगी, कब जाएंगे आप कॉलेज? 3-4 साल बाद। आप क्या सोचती हैं कॉलेज के बारे में, क्या करोगी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज? यूनिफॉर्म नहीं रहेगा आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, वो जो आपके टीचर्स है ना बैठे हुए पीछे, जो आपको बस वो देख ले तो आप समझ जाते हैं कि चुपचाप बैठिए, सीधे बैठिए,
कुछ तो गलत हो रहा है ना। जो जो आपके ऊपर से डिसिप्लिन है ना, जो स्कूल में होता है, या एकदम से एक बंधे रहते हैं। यूनिफॉर्म का एक रिक्वायरमेंट ये है कि सब एक जैसे हो, यूनिफॉर्म हो। किसी भी बैकग्राउंड से आए वो यूनिफॉर्म एक जैसा पहनेगा, सब एक जैसे बैठेंगे। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन आपको खुद से होना चाहिए कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब आपको आएगा दिमाग में कि अरे मैं भी तो इनके जैसे सुबह जाती हूँ। हाँ, सुबह 6 बजे उठ के, आपका गाँव होगा, आप भी जाते होंगे डेयरी में दूध देने के लिए, ठीक है। किसी के घर में अखबार भी बांटते हैं, मैंने देखा है लड़कियां अखबार बांटती हैं। पायलट बनना एक स्विच नहीं है कि मैंने वो स्विच दबाया और मैं पायलट बन गई। इन्होंने अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की है तो वो एक स्विच में नहीं हुआ है, वो हर एक दिन की मेहनत है जो उन्होंने की है। चाहे वो दुकान पे बैठ के ग्राहक से डील करना है, उनसे पैसे लिए 10, उनको लौटाए 5 रुपए का वो चीज आया है, वो आपने ट्रांजैक्शन सीखा है। वो इतनी कम उम्र में जो आपने ट्रांजैक्शन सीखा है वो बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं आता है। शायद इसीलिए वो 1.5 लाख का सौदा कर पाई, क्योंकि उन्होंने वो बचपन में वो ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं दी जाएगी आप वो नहीं कर पाएंगे। उसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही धीरे 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 जब एक्सपीरियंस और स्ट्रगल्स आपके इकट्ठा होते हैं, एक दिन आपको पता ही नहीं चलता कि कुछ तो आपने करा है। एनसीसी एयर विंग आपको पता है, एनसीसी में एक आर्मर्ड विंग होता है, एयर विंग होता है, एक नेवल विंग होता है। मैंने एयर विंग में एडमिशन लिया क्योंकि मुझे पायलट बनना था, ठीक है। 3 साल का होता है वो, और उसमें बहुत ग्रिलिंग होती है। ग्रिलिंग समझते हैं आप? तो जब मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रही थी होलकर में, तब मैंने ये ज्वाइन किया। 3 साल का ग्रेजुएशन था, 3 साल मैंने एनसीसी किया। और वो जो दिन थे वो मुझे पता ही नहीं चलता था कब सुबह हो रही है, कब रात हो रही है, मैं क्या कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता था कि अब बस नहीं हो रहा मुझसे, मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। इससे क्या मैं पायलट बनूंगी, क्योंकि ग्लाइडर फ्लाइंग मैंने शुरू कर दी थी एज अ कैडेट, समझ रहे हैं। एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वही वहां पे पोस्ट होते हैं, बहुत पढ़ाई कराते हैं, ग्लाइडर फ्लाइंग कराते हैं, पर रगड़ा ज्यादा कराते हैं। शुरुआत होती है ग्लाइडर को पोंछने से, उसको पोंछ के चमकाने से शुरुआत होती है। पहले दो महीने तुम्हें सिर्फ उस ग्लाइडर समझते हैं, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, छोटा सा एयरक्राफ्ट होता है, टॉय जैसा दिखता है। देखा है किसी ने कभी? एकदम छोटा सा एयरक्राफ्ट होता है, टॉय जैसा दिखता है, उसको माइक्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो वो उड़ाते हैं एनसीसी में, वो सिखाते हैं वहां पे उड़ाना। तो वो मैंने जब टच किया पहली बार, तो वो ऐसा था ना कि जैसे आप कुछ बहुत बड़ी चीज सोचते हो, उसको जब टच करते हो तो आपको लगता है ये मैंने टच कर लिया। तो मैं ऐसे जा के उसको टच करती थी, उसको वो इतने अच्छे से चमकाते थे जैसे अपने भैंस को चमकाते थे। तो वो जो फेस था, पता ही नहीं चल रहा था। फ्लाइंग करा के लाते थे हमें, सुबह शाम पढ़ाई करो, वो वहां पे जाओ, बहुत परेड कराते थे, परेड करो। परेड के लिए तुम्हें फिजिकली टफ होना होता है, उसके लिए रगड़ा देते हैं। मेंटली टफ होना होता है, उसके लिए भी रगड़ा देते हैं। ये रगड़ा क्या होता है? हाँ, तो जैसे मैं साक्षी का रगड़ा ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि साक्षी भी एनसीसी एयरविंग कैडेट थी तो मैं उसको बोल सकती हूँ। तो साक्षी वहां जाइए, वहां से डड्डू कीजिए, ठीक है। व्हाट इज डड्डू? डड्डू इज, करके दिखाओगे? डड्डू इज फ्रॉग जंप। तो यहाँ से लेके वहां तक फ्रॉग जंप कीजिए, ठीक है। अब वो तुम्हें लगा रगड़ा खत्म हो गया, ठीक है। फ्रॉग जंप करने के बाद वहां से यहाँ तक क्रॉलिंग करके आइए। क्रॉलिंग देखिए लक्ष्य मूवी में कैसे वो कीचड़ में क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग करके आइए। अब तुम्हें लगेगा हो गया रगड़ा खत्म। अब बोलिए अच्छा ठीक है, अब मंकी वॉक कीजिए, जैसे मंकी वॉक करता है। अब डक वॉक कीजिए। जितने भी एनिमल्स थे, जितने जानवर मैं जानती थी, वो सारे जानवर खत्म हो चुके थे वॉक कर करके, ठीक है। तो वहां से रगड़े की शुरुआत हुई और वो एक बेस बना था मेरा, जो मैं अपने फौजी करियर में यूज कर पाई। फौजी समझते हैं? फौजी मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के ऑफिसर्स को फौजी कहा जाता है। ऑफिसर्स बैन किसी को भी फौजी कहा जाता है। तो मुझे लगा अब मैंने ग्लाइडर उड़ा लिया है, मैं तो पायलट बन गई, पायलट बन चुकी हूं मैंने अचीव कर लिया। तो ये जब टाइम आता है ना, तब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारा डाउनफॉल होना है। तुम्हें अपना ग्राउंड कभी नहीं छोड़ना है। तुम जहां से आए हो, हम्बलनेस, विनम्रता, ये जो नाम है ये बहुत जरूरी है जिंदगी में। मैंने एसएसबी गई, मैं एयरफोर्स एसएसबी अपना कॉलेज खत्म होने के बाद, अच्छा सॉरी मैं जंप कर गई।
इसके पहले एनसीसी के सर्टिफिकेट एग्जाम्स होते हैं, ए सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट, सॉरी बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट, उसमें मैंने टॉप किया। कॉलेज में मैं नंबर 3 आई पूरी यूनिवर्सिटी में। उसका ये सब करके भी मैंने पढ़ाई में इतना किया, तो मुझे लगा मैंने कुछ अचीव करना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है तुम्हें कि बस अब खत्म हो गया, मैंने अचीव कर लिया है, मैं बन गई हूँ पायलट, अब मतलब इसके आगे मैं बहुत कुछ कर लिया है, मैंने अपनी जिंदगी में अचीव कर लिया है 20 साल की उम्र में। बट डेस्टिनी बोलते हैं, और जो ऊपर वाला है या जो भी परम शक्ति आप जिसको भी बोलते हैं, वो आपको जमीन पे लाने के लिए है, बैठा है आपको बताने के लिए कि इस दुनिया में कुछ बड़ा नहीं है और कुछ छोटा नहीं है। मैं जब एसएसबी देने गई तब मैंने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, जो कि 7 से 8 दिन का इंटरव्यू होता है, जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी फिजिकल, आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी टीम स्पिरिट, आपका क्वालिटी ऑफ बीइंग अ लीडर और ऑफिसर, ये टेस्ट किया जाता है। और कैसे किया जाता है वो मुझे भी नहीं पता वो किसी को भी नहीं पता। वो जो टेस्ट करता है वो भी अलग से ट्रेन होता है, वो तभी टेस्ट कर पाता है, ठीक है। तो उसके लिए रिटन एग्जाम होती है, वो रिटन एग्जाम मैंने क्लियर की। फिर मैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के 8 दिन के इंटरव्यू के लिए गई, वो भी मैंने क्लियर किया। वो मेरा पहली बार एसएसबी था, वो भी मैंने क्लियर किया। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटीज होती, ग्राउंड टास्क होते हैं, वो भी मैंने क्लियर किए। फिर मेडिकल्स होता है, मेडिकल के बारे में मुझे पता ही नहीं, ठीक है। जाने से पहले बोला जाता है उसके बारे में कुछ पता मत करके जाओ, ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट समझते हैं आप? पट्टी, पट्टी बोलते हैं ना, पट्टी, पेन पट्टी, क्या बोलते हैं? खड़ू, खड़ू को क्या बोलते हैं? चौक, चौक, चौक एंड स्लेट, वो आपका ब्लैंक होना चाहिए। जो है वहां जाके लिखा जाएगा, आप में अगर है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर आप में नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं हो गई सिलेक्ट, बहुत खुश। फिर मेडिकल्स हुआ। अब मेडिकल्स वाज एन आई ओपनर। जब सारा मेडिकल हुआ, सब कुछ फिट था, मेरी जो लेफ्ट आई है ना, ये वीक है। ये 6/6 नहीं है, एक विजन होता है 6/6, ये आंख मेरी 6/9 है। और ये मुझे कब पता चला? वहीं जाके पता चला। और उसके कारण मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई, मैं पायलट नहीं बन पाई। और ये एक्सेप्ट करना, क्योंकि मैंने और कुछ सोचा ही नहीं था जिंदगी में। एक होता है प्लान ए और एक होता है प्लान बी। मेरी जिंदगी में प्लान बी नहीं था। मैंने सोचा ही नहीं कि अरे प्लान बी भी तो होना चाहिए था। मुझे लगा था ग्लाइडर उड़ा लिया है, बस जाना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, पायलट बन जाएंगे, हो जाएगा। बन तो गए ऑलमोस्ट पायलट, नहीं, बट ऐसा नहीं होता। तुम्हारी देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो सब जुड़ के आना चाहिए, तभी तुम कुछ अचीव करते हो। मुझे पता चल गया कि मेरी लेफ्ट आई वीक है। आप अपील कर सकते हैं बोर्ड में, आप इसको मेडिकल बोर्ड होता है, उसमें 2 बार आप अपील कर सकते हैं, मतलब आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं नहीं मेरी आंख अच्छी है, उस दिन मैं पढ़ नहीं पाई, ठीक है, मैंने 1 बार अपील की। आप कुछ कर सकते हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप कितने भी अच्छे बैकग्राउंड से हैं, आपने कुछ भी कर लिया अपनी जिंदगी में, आपने बहुत अचीव कर लिया है, आपको बोला एक हाथ पे ऐसे रखो और वो पढ़ो, आप क्या कर लोगे पढ़ने के लिए? पढ़ पाओगे तो पढ़ दोगे, नहीं पढ़ पाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। आप कुछ कर सकते हो उसमें? आपके हाथ में कुछ है? फर्स्ट अपील फेल, दूसरा अपील किया, आरआर करके एक हॉस्पिटल है दिल्ली में सबसे बड़ा, उसमें भी फेल, बस जी हो गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। ये दूसरा पड़ाव है मेरी ऐसा सोचने का, अगर आपको याद हो तो ऐसा एक पड़ाव मेरी लाइफ में आ चुका है, ये दूसरा पड़ाव है जब मैं सोची। और ये तो ऐसा था कि मैं अपनी लाइफ में अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस इसीलिए किया था क्योंकि मैंने देखा था कि मेरा भाई जब इंजीनियरिंग कर रहा है तो कितना पैसा लगा है, और वो मेरे पापा ने लोन लेके चुकाया है, अभी भी चुका रहे हैं। अगर मैं भी इंजीनियरिंग करूंगी तो और लोन लेना पड़ेगा, और पैसे कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं, 3 साल में खत्म हो जाएगा, बनना तो पायलट ही है, तो वो तो मैं बन ही जाऊंगी, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस था, हालांकि मैंने मेहनत भी की थी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने मेहनत नहीं की थी, बट कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कुछ, कोई एक शेयर करना चाहेगा कि जब आपको समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, मतलब रो रो के हालत खराब, रोना भी खत्म हो गया, लोगों से बात करने का मतलब हम सहारा ढूंढते हैं ना,
कि अरे सर ऐसा हो गया, मेरी आँख ही खराब हो गई, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो दूसरा प्लान ही नहीं है। दूसरे तुम्हें बहुत टफ समझते हैं, फिर अंदर से तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हो, है ना। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हैं, किसी से बात करते हैं। आपका क्या नाम है, डरिए मत। हाँ, नाम क्या है आपका? धार्मी। अच्छा, कितना सुंदर नाम है, धार्मी, पहली बार सुना है मैंने। तो धार्मी, अगर आप कहीं अटक जाए, ऐसा हो जाए कि अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मुझे बस अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में कभी? एग्जाम के टाइम पे, या है ना, सुबह एग्जाम है, रात के 3 चैप्टर बचे हैं, रात में कर लेंगे, सुबह एग्जाम है और फिर नींद लग गई, और सुबह जब उठे तब 3 चैप्टर बचे हुए हैं, वो मेजर पार्ट है, आने वाला है उसमें, और तुम्हें लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो जाते जाते कॉपी के पन्ने तुम बिल्कुल ना फटाफट कि यही आ जाए भगवान, यही आ जाए, जो मैं पढ़ रही हूँ वही आ जाए, ठीक है। पर ऐसा होता है क्या, वही आता है क्या? हार्ट ऑफ हार्ट दिमाग में आपको याद रहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, हाँ नहीं की थी, पर आप उसके लिए रेडी रहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं छोड़ने के लिए रेडी हूँ। आपको पता रहता है, फिर भी अपने आप को दिलासा दे रहे होते हैं कि नहीं यही क्वेश्चन आएगा। पर जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, आपको बहुत ब्लॉकर्स आएंगे, ऐसा लगेगा कि अब सब खत्म है, बट उसके आगे भी तो कुछ है ना, ठीक है। आप जो बड़े बड़े हस्ती देखते हैं, वो सीधे ऐसी बड़ी हस्ती नहीं बन गए हैं, उनकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें और इतनी परेशानियां आई थी कि उन्होंने बहुत कुछ गवाया है, तब कुछ कमाया है, और अभी तो कमाने को बहुत कुछ बचा है ना। तो फिर मैंने सोचा अब तो सब खत्म, मैंने रैंडमली समझते हैं, ऐसे एक एग्जाम दिया, सीईटी होता है जो एमबीए का एग्जाम होता है, वो दिया बिना पढ़े, क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो गया था, बस लिया। और एक मीडिया मैनेजमेंट करके कोर्स था देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में, वो मैंने ज्वाइन कर लिया, एमबीए ज्वाइन कर लिया। कहाँ, मुझे पायलट बनना था और मैंने एमबीए ज्वाइन कर लिया। एमबीए की, और वो एमबीए मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि उसकी फीस सबसे कम थी, सबसे कम। उस टाइम एमबीए की फीस थी 20,000 रुपये, और जो कि बहुत थी उस टाइम के लिए, मतलब 20,000 रुपये पेरेंट्स से मांगने में मुझे शर्म आ रही थी, मुझे लोगों को फेस करने में शर्म आ रही थी, अपने घर वालों को, क्योंकि जो मैं घर वालों को बोल के आई थी कि मैं करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी, पायलट बनूंगी। अब मैं जब आऊंगी इंटरव्यू से तब मैं बताऊंगी कि मैं जाऊंगी ट्रेनिंग एकेडमी और पायलट बन के आऊंगी। जब ये मीडिया मैनेजमेंट में कर रही थी, तब मैंने एक लड़की को देखा पैरालंपिक्स में। पैरालंपिक समझते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं और वो ओलंपिक्स में जाते, ठीक है। तब भी मैं दौड़ना वोड़ना सब बंद कर दिया था, मैंने जो मैराथन करती थी, यूनिवर्सिटी वगैरह दौड़ती थी, वो सब दौड़ना बंद कर दिया। मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में उसने बोला, उसका एक हाथ, दोनों हाथ नहीं थे, और वो एक पैर पे खड़े होके बैडमिंटन की ये अपना रनिंग करते, ठीक है। तो मैंने उसका इंटरव्यू देखा, उसने बोला क्या हुआ जो मेरे दोनों हाथ नहीं है, मेरे दोनों पैर तो है, भगवान ने मुझे ऐसे दोनों पैर दिए। मेरे तो दोस्त हैं जिनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, और वो गोल के चेस खेल रहे हैं कि अब ये चलो, अब वो चलो, वो चेस का प्यादा भी आगे नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट मेरे पास 2 पैर तो है। तो मैंने सोचा कि ये लड़की जो इतनी छोटी है, अगर उसमें इतनी अकल है कि उसमें तो ऐसी गलती भी नहीं है, उसके तो जन्म से ही 2 हाथ नहीं है, 2 पैर में अगर वो ओलंपिक्स तक पहुंच सकती है, तो मेरी तो जिंदगी में बहुत बची है। मैं पायलट ही नहीं बन पाई हूँ ना, बाकी तो मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, कितनी सारी चीजें जो मुझे पता ही नहीं थी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा अच्छा, तब मैं सोचा मैं ना कुछ ऐसा करूंगी जिसमें पावर दिखे, हमें पावरफुल बनना होता है। तो मैंने अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हो रहे थे यूनिवर्सिटी में, मैं खड़ी रहूंगी, इलेक्शंस में खड़ी रहूंगी। स्टूडेंट यूनियन सुना है? स्टूडेंट यूनियन सुना है किसी ने? कॉलेज में यूनियन होता है स्टूडेंट्स का, यूनिवर्सिटीज में होता है, तो वो मैं करूंगी, स्टूडेंट यूनियन करूंगी। सबने, घर वालों ने फिर से बोला ये पॉलिटिक्स में मत करो, ये क्या चीज है पॉलिटिक्स, ये कहाँ तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ जाता है, कभी पायलट बनूंगी, पायलट सब सीधे पॉलिटिक्स करूंगी, पॉलिटिक्स क्या? मैंने बोला पॉलिटिक्स में नहीं जाना है मुझे, स्टूडेंट यूनियन में जाके मुझे स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है, कुछ नया करना है ना, कुछ अलग करना है। जैसे बोल रही थी, क्या अलग करना है मुझे नहीं पता था, मेरा नाम होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए वरुणा एकतारे कुछ है, बस क्या करना है मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा ये इजीएस्ट तरीका है, स्टूडेंट यूनियन में खड़ी हो जाती हूँ, इलेक्शन जीत तो मैं जाऊंगी, और
मैं बनूंगी जब तो सबको पता चल जाएगा यूनिवर्सिटी की मैं वरुणा एक्तारे हूँ। तो मैंने कोशिश की करने की और इलेक्शंस हुए और मैं प्रेसिडेंट तो नहीं बन पाई पर मैं जॉइंट सेक्रेटरी बनी, जो कि दूसरे नंबर पे होता है, प्रेसिडेंट के दूसरे नंबर पे होता है जॉइंट सेक्रेटरी। तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी में जीत गई इलेक्शन और मैं जॉइंट सेक्रेटरी बन गई। किसी चीज को तुम अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। तो वो मैंने एक बॉन्ड देखी इंडियन नेवी की एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। मुझे पता नहीं क्या हुआ वो देख के, मुझे लगा इफ आई कांट फ्लाई, अगर मैं उड़ नहीं सकती हूँ तो आई कैन कंट्रोल दोज हु कैन फ्लाई। समझे उसका मतलब कि अगर मैं उड़ नहीं सकती हूँ, अगर मैं एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकती हूँ तो मैं वो बनूंगी और मैं उन्हें कंट्रोल करूंगी जो हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वो रिटन एग्जाम दी, फिर से पूरी एसएसबी दी, एसएसबी जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है पूरा दिया, मेडिकल दिया, फिर मेरिट हुआ, मेरिट में मेरा नाम आया एंड देन फाइनली मैंने इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन की टू बिकम एन इंडियन नेवल ऑफिसर एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अभी आते हैं ट्रेनिंग के दिनों में। फिजिकली थैंकफुली बहुत स्ट्रगल किया हुआ था पहले से, फिजिकली मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, पढ़ाई भी मैंने काफी की थी, बट वहां जाके तुम्हें लगता है, क्योंकि क्या होता है जब तुम 10 लोगों में कुछ अच्छा करते हो तो तुम अकेले होते हो अच्छा करने वाले। बचपन से जैसे अगर नेशनल खेला है, स्कूल में क्लास में मैं अकेली थी जिसने नेशनल खेला है, ऐसे सब चुन चुन के आते हैं, तुम्हें लगता है कि अब क्या करें, ये तो सब मेरे जैसे हैं, मैं कहाँ अलग हूँ। तो तुम्हें एकदम से छोटा फील होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ जिंदगी में ऐसा कि मेरा नाम हो। और ये स्ट्रगल, इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ, ये नेवर एंडिंग स्ट्रगल है। वहाँ की जो ट्रेनिंग होती है ना, वहाँ पे तुम्हें विनम्रता सिखाई जाती है, वहाँ तुम्हें रिस्पेक्ट देना सिखाया जाता है, क्योंकि जब तुम जंग के लिए जाओगे तो जंग में गोली ये देख के नहीं लगेगी कि ऑफिसर को लग रही है या वो मैन को लग रही है, मैन मतलब जो ऑफिसर नहीं है, ठीक है। गोली किसी लड़की को लग रही है या लड़के को लग रही है, उस पर लिखा होता है क्या, वो तुम्हें जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो वहां पे पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ, और ये एक ही जगह मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई फर्क ही नहीं लग रहा था कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, मुझे कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या मुझे अलग से कुछ ऐसा मेरे साथ व्यवहार हो रहा है कि मुझे कुछ ये नाजुक है तो इसके साथ ऐसा ना करिए, या ये लड़का है तो इसके साथ आप कर सकते हैं, थोड़े से टफ हो सकते हैं। आपको मेंटली और फिजिकली इतना टफ बना दिया जाता है कि आप अपनी जिंदगी के किसी भी लड़ाई के लिए रेडी होते हैं। मिलिट्री की ट्रेनिंग में ये सब सिखाया जाता है। वहाँ पे स्विमिंग होती है, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जगाई जाती है। तो एक बार क्या हुआ कि दौड़ते दौड़ते मैं अनकॉन्शियस हो गई। अनकॉन्शियस समझते हैं, बेहोश, है ना। कुछ पानी की कमी, नमक की कमी, ह्यूमिडिटी होती थी उस एरिया में, बहुत कम पानी पिया होगा, जो भी है। तो फिनिशिंग के लिए लेफ्ट टर्न करके बस फिनिशिंग आ रही थी और मैं सीधा सीधा दौड़ते गई, अनकॉन्शियस हो गई, सीधा सीधा गई और किसी जंगल में चली गई और जंगल में जाकर हो गई बेहोश। और ये एक्चुअल किस्सा है, ये अगर अभी भी मेरे कोचमेट मुझ पे हंसते हैं, आज भी हम वो किस्से को याद करके बहुत हंसते हैं, बट उस टाइम मैं हो गई कहीं जंगल में जाके, एकदम घना जंगल, क्योंकि जंगल में बनी है अकेडमीज, और मैं बेहोश हो गई। बट अब किसी को पता नहीं, सब आ गए वापस, मैं सबसे पहले आने वाली अभी तक आई नहीं हूँ, पूरा लोग ढूंढ के आ गए, कहीं मैं मिल नहीं रही हूँ, मैं अनकॉन्शियस पड़ी हुई हूँ बिल्कुल, मतलब मेरे को कोई सुध नहीं था। फिर कहीं से ढूंढ के सर्च पार्टी आई और मुझे कहीं तो एक कोने से निकाला गया, लिटरली कोने से निकाला गया मुझे किसी जंगल के, और मैं बिल्कुल वीक थी। मतलब अकेडमी में तुम एकदम ऐसे हो जाते हो कि तुम्हारे सिर्फ स्केलेटन बचता है, तुम एकदम इतने, अगर तुम ऐसे जाते हो तो एकदम ऐसे होके आते हो अकेडमी से, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स देखते हैं पहली बार तो, अरे ये मेरी बेटी है क्या, पहचानना मुश्किल हो जाता है, सब एक जैसे दिखने लग जाते हैं, सब ऐसा लगता है किसी को ऐसे खड़े होके ऐसे सन से पोत दिया है और एक साइज का बना के छोड़ दिया है, काट के, कटिंग होती है ना पेड़ों की, वैसे ही काट के छोड़ दिया है सबको एक जैसा। तो ऐसे निकाल के लाए, और लाए नहीं, मुझे जो ऑफिसर थे हमारे डिविजन ऑफिसर, बोला गेट अप, ऐसे बोलते गेट अप कार्टून। मतलब मुझे बस होश आया था, पानी डाल के थोड़ा सा पानी वानी पिलाया, तो मुझे लगा मैं इतनी बेहोश हुई हूँ, इतना मेरे साथ हुआ है तो मुझे उठा के लेके जाएंगे। तो मुझे बोला गेट अप कार्टून,
कान गेट अप, मैं नहीं उठ सकती। हाथ में ऐसे कर रही हूँ, मेरी इतनी भी हालत, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं हाथ ऐसे करके उठ जाऊं। तो वो ऐसे खड़े रहे आधे घंटे, गेट अप, कि तुम खुद ही खड़ी रहोगी और तुम खुद ही चल के वापस जाओगी, तुम्हें कोई उठा के नहीं लेके जाएगा। कितना भी तुम वेट कर लो, तुम 1 घंटा वेट करेंगे, 2 घंटा वेट करेंगे, पानी पियो, चल के तो तुम अपने ही पैरों पर जाओगी। हॉस्पिटल में बताया एडमिट हो जाओ जाके, जो कि मैं हुई थी, मुझे सलाइन चढ़ी थी, बट उठ के तो तुम ही जाओगी। मैं उस हालत में उठ के, मुझे पता नहीं चला था मैं कहाँ चल रही हूँ, मुझे बस ऐसे ऐसे मार मार के डायरेक्शन दी गई। मैं जाके हॉस्पिटल पे लेट गई, 2 ड्रिप लगी मुझे। जब मैं फिर होश में आई तब मुझे कुछ याद नहीं था क्या हुआ है। मुझे ऐसा बताया गया बाद में कि तुम ऐसे ऐसे दौड़ के चली गई थी, तुम अनकॉन्शियस हो गई थी, तुमने इतना प्रेशर ले लिया था गोल्ड मेडल का कि नहीं मैं ही आऊंगी नंबर 1, मुझे अपना नाम करना है, कि तुम यही भूल गई कि तुम क्या कर रही थी। क्या तुम्हें उसमें खुशी मिल रही थी? क्या तुम वो करते टाइम खुश थी? क्या तुमने अपनी बॉडी का ध्यान रखा था? तो ये बहुत जरूरी है। इस माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक उद्देश्य होना, एक ड्रीम होना, ये करके दिखाना, ये सब सोचना बहुत जरूरी है, ये बहुत मायने रखता है। बट क्या वो करते टाइम तुम्हें खुशी मिल रही है? या मुझे पीटी उषा बनना है इसलिए मैं पीटी उषा बन रही हूँ, या मुझे पल्लवी जोशी का आरोहण देख के मुझे पायलट बनना है इसलिए मैं पायलट बन रही हूँ। क्या वो बनने में तुम्हें खुशी मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो शायद वो तुम्हारा सपना नहीं है, इसीलिए शायद वो पायलट नहीं बनी है और आज वो इंडस्ट्री चला रही है, क्योंकि उसमें उसको खुशी मिलती है। वो जब हर भैंस के साथ बैठ रही है, वो पल उन्हें खुशी देता है। ये खुशी आपको ढूंढनी है, ठीक है? ये आपको ढूंढना है पल कि क्या करना है। और इस बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हम हमेशा अपने माओ को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है हमारे पापा बाहर गए थे, कमाया था, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, वो पैसे कमा के गए। हालांकि मेरी मम्मी भी काम करती थी, बट मैंने जनरली देखा है कि माओ को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। और आपने देखा है सबसे ज्यादा स्किलफुल कौन है आपके घर में? सबसे ज्यादा आता किसको है बताइए? किसको आता है? उन्हें सब आता है। उन्हें घर ठीक से रखना आता है, उन्हें खाना बनाना आता है, उन्हें चीजें संभालनी आती है। अगर कुछ बिगड़ जाए घर में तो सबसे पहले किसकी तरफ देखा जाता है? तुम्हारे पापा भी तुम्हारी माँ की तरफ ही देखते हैं कि अब क्या करें, तुम अपनी माँ की तरफ से अब क्या करें। वो जो मैनेजमेंट करती है वो कोई कर सकता है? और वो क्यों कर पाती है? क्योंकि वो एक औरत है। वन विमेन इज ब्लेस्ड विद दिस थिंग। एक औरत, उसके अंदर ये है। अब वो कहाँ से आया है, वो कौन सी चीज से आया है, वो कब तक चलने वाला है नहीं पता, बट जो एक औरत के अंदर है ना, जिद और कुछ कर दिखाने की जो एक जुनून है, वो तुम किसी में नहीं ढूंढ पाओगे। तुम अपने घर में ही देखना, जो तुम चीज करते हो और जितने अच्छे से करते हो, तुम्हारा भाई करता है। ऐसा नहीं बोलूं कि नहीं करता होगा, जल्दी से ध्यान भटक जाता होगा, है ना, ये कर रहे हैं कुछ और करने लग गया एकदम से। बट अगर तुमने कुछ एक चीज शुरू की, जैसे अगर तुमने कपड़े फोल्ड करना भी शुरू किया ना, तुम इतने अच्छे से कपड़े फोल्ड करोगी कि तुम्हें लगेगा, अरे वाह, अपने आप तुम्हें अच्छा लगेगा कि अरे वाह कितना अच्छा काम किया है मैंने। जो करो, बोलते हैं ना, इतना अच्छा करो कि तुम्हें खुद ही लगे कि अरे वाह, इससे अच्छा तो ये हो ही नहीं सकता। और वो तब तक काम करते रहो जब तक उसमें तुम्हें परफेक्शन नहीं आ जाता, और तुम्हें उससे खुशी मिलना ये सबसे बड़ा है। उस चीज से तुम्हें खुशी मिलना ही चाहिए, नहीं तो वो करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है सर, मैं बहुत बोल रही हूँ, तो आप मुझे ब्रेक करिए। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि बहुत बढ़िया, एक तालियां हो जाए थोड़ा। आपसे ये पूछना था कि आप एक अनयूजुअल हस्ती है, आपने जाना नहीं रहेगा, लेकिन नेवी एंड एयरफोर्स दोनों में इन्होंने काम किया है। हालांकि किसी एक शाखा में जाना बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन आपने इन दोनों में बहुत कुछ हाथ पैर मारे, तो उसके बारे में बताइए। और एक मतलब एक क्वेश्चन है कि जो आपने डिस्क्राइब नहीं किया कि आपकी फैमिली की क्या रिएक्शन थी कि जब आपने इस फील्ड में आने की मतलब क्या, कैसे आपको प्रोत्साहन दिया या? जैसे हर फैमिली का होता है। अच्छा, इसका मैं जब आंसर करूंगी, इससे पहले मैं एक चीज चाहती हूँ, क्या मैं जरूर। आपके पास कॉपी और पेन है? सबके पास? एक काम कर सकते हैं, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो वो प्लीज लिख दीजिए। लिख दीजिए, शेयर मत कीजिए, बस लिख दीजिए। सब कुछ तो सोचा होगा आपने, नहीं सोचा है तो अब सोचिए।
कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ये डरिए मत कि मैं आपसे पूछूंगी अच्छा आप बताइए आप क्या बनना चाहती है, उसके बारे में आपको क्या पता है, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो बस आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए आप क्या बनना चाहती हैं, कुछ भी हो सकता है वो, किसी काम को छोटा ना समझ के जो बनना चाहती है वो लिख लीजिए। मैंने जब बोला कि मुझे पायलट बनना है तो बहुत अच्छा रिएक्शन मिला था मुझे, बहुत अच्छा, बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत ही बढ़िया, पायलट बनेगी लड़की, नाम रोशन करेगी। दूसरा जब मैंने उसको रिवील किया कि मैं फौज में पायलट बनना चाहती हूँ, डिफरेंस है, कमर्शियल पायलट नहीं, मैं कमर्शियल पायलट नहीं बनना चाहती। मतलब जैसे आप एयरक्राफ्ट में बैठ के इधर से उधर जाते हैं वो कमर्शियल पायलट है, ठीक है, मैं फौज में पायलट बनना चाहती हूँ। उसका रिएक्शन नहीं था, फौज में नहीं जाती, फौज में कोई नहीं है भारत देखा है किसी को फौज में जाते हुए। तो माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। और एक मेरे पापा का बस एक ही सपना था, मेरे घर पे जिप्सी आनी चाहिए जिसमें मेरी बेटी आएगी और उससे आजू बाजू के लोगों को डर लगना चाहिए। होता है किसी का, सबके अपने सपने होते हैं, तो मेरी बेटी जिप्सी में बैठ के आनी चाहिए, डीएसपी बनेगी और आजू बाजू के लोग डर जाएंगे कि ये तो कोई पुलिस आई है, और तब पता चलेगा लोगों को कि क्या होती है पावर। बट वही था, जिद होती है जब तुम में, और तुम जब चाहते हो कि नहीं करना है, लड़ झगड़ के मना के, उसके बाद उन्होंने सिर्फ प्रोत्साहित ही किया है मुझे। क्योंकि जब उन्होंने जिद देखी और जब उन्होंने देखा कि मैं एनसीसी में कितने बिना किसी की फिक्र किए, बिना खुद की फिक्र किए, खाना पीना मौज मस्ती, ये बहुत दूर था। तो घोड़े का जो चश्मा है वो मैंने लगा दिया था, मुझे सिर्फ आगे दिख रहा था, मुझे साइड में नहीं दिख रहा था। मैं चाहती ही नहीं थी देखना, चाहती तो देख पाती बट मैं चाहती नहीं थी देखना। तो एक ध्येय से चल रही थी, तो उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया फिर मुझे। बाकी के रिलेटिव्स थे मुझे बोलने के लिए, जब मैं पायलट में मतलब मेरा मेडिकली आउट हो गया था तब वो लोग आए थे, बोले हमने तो बोला था कि मत करिए, देखिए इसके इतने 3 साल बर्बाद कर दिए इसने एनसीसी करके, और अब आगे भी इसने कुछ भी नहीं किया, इसके पास प्लान भी नहीं है, शादी करा दीजिए। वो डायलॉग मुझे याद है कि अब इसकी मास्टर्स करा दीजिए और शादी करा दीजिए, अदरवाइज हाथ से निकल जाएगी। तो ये जो हाथ से निकल जाएगी ना, ये डायलॉग मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कहाँ जाएगी, जाएगी भी कहाँ हाथ से निकल के, क्या कर लेगी लड़की, हाथ से कहाँ निकल जाएगी, मतलब क्या कर लेगी वो, ये किसने बनाया डायलॉग, किसके हाथ से निकल जाएगी, और किसके हाथ में है तुम किसी के हाथ में हो, तुम खुद के हाथ में नहीं हो, तुम बस कर सकती हो कुछ, किसके हाथ से निकल जाओगी। तो अगर तुम्हें अगली बार कोई बोले ना या किसी के सामने, बिल्कुल बोलिएगा कि जब मैं निकल जाऊंगी और जब मैं कुछ बन के दिखाऊंगी ना, तब आप हाथ मिलाएंगे आएंगे, तब आप बोलने आएंगे कि ये लड़की तो मैंने बड़े होते हुए देखी। उसके बाद लोगों ने इंटरव्यू दिए पेपर में मेरे लिए, इस लड़की को तो मैंने बड़ा होते हुए देखा है, बहुत स्ट्रगल किया इस लड़की ने। और वो ही बोल रहे थे कभी मेरे पेरेंट्स को कि ये तो अब हो गया इसका, अब तो इसको शादी करा दो, नहीं तो हाथ से निकल जाए। तो ये मैं आपको बताऊंगी, ये रिएक्शन थी इन ऑल घर वालों की। बाकी मेरे पेरेंट्स और मेरी दादी स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी मेरे आगे बढ़ने के लिए। आपने नेवी और एयरफोर्स दोनों के बारे में बताया है, हाँ। कुछ उसका अलग अलग एक तजुर्बा रहेगा, दोनों एक फर्क रहेगा दोनों में, और आपने दोनों में कैसे काम किया उसके बारे में बताइए। तो जैसे मैंने बताया कि मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर बनने के लिए जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप समझते हैं, आपको पढ़ाई सिखाई जाती है, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है। अभी भी पढ़े, मतलब अब पढ़ाई की इतनी आदत हो गई, जैसे ये बोल रही थी, अगर मैं एक दिन में ना पढ़ूं तो मुझे कुछ खाली खाली सा लगता है, कुछ तो रोज नया पढ़ना ही है मुझे, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन पूरा नहीं हुआ है। तो आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, ऑफिसर बन के अकेडमी से निकलते हैं, नेवल अकेडमी से, वैसे ही आर्मी में ट्रेनिंग होती है, वैसे एयरफोर्स में ट्रेनिंग होती है। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन तीनों की, और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कीनिया, इन सब के और भी जितने भी कंट्रीज हैं जो हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशन में है, उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की ट्रेनिंग होती है एयरफोर्स अकेडमी, जो कि हैदराबाद में है। ऐसी वो ट्रेनिंग होती है और वैसा स्ट्रेसफुल जॉब है। तो ये मैंने अपनी जितनी भी पोस्टिंग्स हुई हैं, डिफरेंट अलग अलग जगह पे पोस्टिंग्स हुई है, उसमें मैंने धीरे धीरे करके बढ़ती गई, मैं आगे बढ़ती गई। तो जो एयरफोर्स का आपने जो जिक्र किया, एयरफोर्स में ऐसे गई कि
तीनों फोर्सेस को मिला के सिर्फ 1% कैट ए कंट्रोलर्स, दैट मीन्स कैटेगरी ए क्वालिफाइड कंट्रोलर्स, आपको एक एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है जो कि बहुत डिफिकल्ट होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम होती है जो बहुत डिफिकल्ट होती है। आप वो क्लियर करके कैट ए इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, सॉरी कैट ए कंट्रोलर बन सकते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, और वो सिर्फ 1% है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फॉरेन मिला के। तो वो एग्जाम मैंने, क्योंकि बचपन से जो एक, मैं हमेशा श्रेय मेरे एथलीट होने को देती हूँ, उसने जो मुझे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट सिखाई है, जो आगे बढ़ने का एक वो मुझे सिखाया है, जो मुझे एक एथलीट होने से आया है, वो मैं अपनी जिंदगी में हमेशा अप्लाई करना ये चाहती हूँ। कितना हुआ है वो तो ऊपर वाला और बाकी लोगों पे मैं छोड़ूंगी, बट हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो करूँ सबसे अच्छा करूँ, कोशिश तो मैं करती हूँ। तो मैंने वो एग्जाम क्लियर करने की कोशिश की, वो मैंने एग्जाम क्लियर की, मैं कैट ए कंट्रोलर बनी। और ये जो एयरफोर्स एकेडमी का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फेडरल ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है, मतलब देश का भविष्य उसी इंस्टीट्यूट पे है, उसमें इंस्ट्रक्टर पोस्ट हुई। तो जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, जो मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग अपने 14 साल के नेवल करियर में शुरू की थी, तो मेरा रिटायरमेंट जब हुआ तब मैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर रिटायर हुई थी। तो मैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर बन पाई। मैं वहाँ पे लोगों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिखा था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फॉरेन कंट्रीज के। वैसे मेरी एयरफोर्स में पोस्टिंग हुई, वैसे मैं एयरफोर्स में कल्चर जान पाई। कल्चर कुछ अलग नहीं है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी हो, इट इज आर्म फोर्सेस, कल्चर सेम है, यूनिफॉर्म अलग है। मैं पहली महिला थी इंडियन नेवी से जो वहाँ पे पोस्ट हो पाई, फ्रॉम इंडियन नेवी। तो बहुत कुछ पहला हमने नाम किया है मैंने, शायद वो फ्यूचर यहाँ बैठा है। क्या नाम है आपका? निकिता। सो निकिता यहाँ बैठेगी कुछ सालों बाद और आपसे शेयर करेगी, या आपके जैसे कुछ लड़कियों से शेयर करेगी, करेंगे ना? करेंगे, चाहेंगे कि वो आगे बढ़े। बस वो छोटी सी यही कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरे एयरफोर्स का कैसे मैंने एयरफोर्स के साथ सर्व किया, दिस वाज द रीजन कि मैं इंस्ट्रक्टर बनी है वहाँ गई। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब एक मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि हमारे देश में फौजी महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके बारे में आप जरा बताइए, क्योंकि बाहर से कुछ अलग दिखता है, अंदर से कुछ और रहता है। मैं चाहता हूं कि आप सबको बता दें कि आपको कैसे लगा। हमेशा मतलब हर चीज में पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब रहते हैं, सब बताइए। ये बहुत दिल के करीब क्वेश्चन पूछा है सर आपने। ये रियलाइज नहीं किया मैंने कि ये इस बारे में बात ही की थी। जब मैं पहले पोस्टिंग में गई थी, दूर दराज के इलाकों में सिर्फ 2 विमेन ऑफिसर्स होती, 2 लड़कियां। उस बेस में 1000 लोग पोस्टेड थे। वो सदर्न नेवल कमांड था, बहुत बड़ा कमांड था, उसमें 1000 ऑफिसर्स थे। उन 1000 ऑफिसर्स में चुनिंदा 7 लड़कियां थी, 7 या 8 लड़कियां थी, और उसमें से हम 2 थे जो इस भाग में थे। एंड ये जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि आपको कैसा देखा जाता था एज अ विमेन ऑफिसर जब आते हैं, अब तो बहुत लड़कियां आ गई हैं, बट तब विमेन ऑफिसर्स को देखने की आदत ही नहीं थी। मैंने भी ट्रेनिंग की है, मैंने भी उतनी ही डिफिकल्ट ट्रेनिंग की है जितनी आप करके आए हैं, बट वो कुछ लोग बोल के बताते थे, कुछ लोग एक्शन से बताते थे। देखिए, हर चीज बोल के बताना जरूरी नहीं है, और 90% ऑफ टाइम आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज से कि आप फील ज्यादा कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगी। स्पेशली लड़कियों के साथ ऐसा होता है। आप अगर कुछ काम करना जाएंगे या करना चाहेंगे, पहले ही आपको उस नजर से देख लिया जाता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, मत करो, कोई बात नहीं, ये कर लेगा, इट्स ओके। अरे नहीं आप मत उठाओ, इट्स ओके रख दो, या अरे आप बैठ जाओ, अरे आप उठो, आप बैठ जाओ। लड़कों को उठा देंगे, आपको बिठा देंगे, ठीक है। फिर कुछ काम है, इंपॉर्टेंट काम है, जैसे मैं आपको एक वाकया बताना चाहूंगी परेड का, जो मैंने कल इनके साथ में शेयर किया था। अकेडमी में मुझे आयरन लेडी की ट्रॉफी मिली थी, और बेस्ट इन परेड की ट्रॉफी मिली थी। इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि मैं विमेन थी, इसलिए मिली थी क्योंकि मेरी परेड सच में अच्छी थी। मेरा एग्जाम्पल दिया जाता था कि इसकी जैसी परेड करो। थैंक्स टू अगेन मेरा बचपन, जो मेरे फिजिकली में इतनी स्ट्रांग थी कि मेरी परेड बहुत अच्छी थी, और
परेड का एक पोस्चर होता है जो मेरा नेचुरली आता है, मेरे पैर ऐसे सीधा पड़ना चाहिए और आवाज आनी चाहिए टाक टाक टाक। तो अभी भी मुझे याद है मेरे इंस्ट्रक्टर बोलते थे ऐसा करो, एक तारा की तरफ देखो, करो टाक टाक टाक, ऐसे करके दिखाते थे लोगों को, ठीक है। बट तब क्वेश्चंस मुझ पे रेज हुए थे कि ये कर पाएंगे कि नहीं। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऐसी परेड करूंगी भले ही पैर क्यों ना टूट जाए। सच में मैंने ये सोचा था उस दिन, जो मैंने ये सोचा था वो आज मैं शायद मेरे घर वालों को भी नहीं बताया होगा ये बात। ये मैंने बहुत सारी चीजें आज मैंने आपको जो बताई है मेरे घर वाले नहीं जानते, बहुत सारी चीजें शायद मैं बता भी नहीं पाई होंगी घर वालों को। पर ये मैंने सोचा था कि मेरा पैर क्यों ना टूट जाए आज, इसके बाद भले मैं खड़ी ना हो पाऊँ अपने पैरों पे, इस आदमी को मुझे प्रूव करके दिखाना है परेड के साथ कि मैं ऐसी परेड करूंगी कि अगली बार मेरा नाम लिख के आएगा वरुणा एकतारे। तब मैं सब लेफ्टिनेंट होती थी, पहली रैंक होती है नेवी में, सब लेफ्टिनेंट वरुणा एकतारे टू लीड द परेड। और मेरे अंदर कुछ आ गया था, तब बोलते ना माता आ जाना, कुछ तो आ गया था मेरे अंदर। मैंने ऐसी परेड की कि उसके बाद से नाम से छप के आता था। फिर मैं परेशान हो गई थी कि हर बार के मुझे ही नॉमिनेट कर देते हैं परेड में। बट आपको हर बार बोल के बताने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीजें आपको करके दिखानी पड़ती है। तब मैं बोलती थी नहीं नहीं सर, मैं तो आयल लेडी थी, मैं तो बहुत अच्छी परेड करती हूँ। मान लेते क्या मेरे सीनियर, मुझे और 2 पनिशमेंट मिलती और बोलते डू व्हाटएवर हैज बीन टोल्ड टू यू, राइट, जो आपको बोला गया है वो करिए, आप दिमाग मत लगाइए। बट आपको कुछ चीजें प्रूव करके दिखानी पड़ती है। उस टाइम जो प्रूव किया, आपकी इमेज बनती है, इमेज बिल्डिंग समझते हैं आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो सर को पता चलेगा, सर आपके मैम को बताएंगे, आपके जो किए गए काम है वो बोलना चाहिए। इतना अच्छा करो, इतनी अच्छी कोशिश करो कि सामने वाला खुद होके बोले कि ये अच्छा कर लिया, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और जमीन से जुड़े रहेंगे तो पक्का होगा, सब अच्छा होगा। जमीन को जुड़े रहना है, ह्यूमिलिटी, विनम्रता कभी नहीं भूलना है। मेरी ड्यूटी में, मेरी शिफ्ट में जिनका शहीद हुए हैं, उनकी माँ फोन करके अभी भी पूछती है कि लास्ट जब वो आवाज़ तुमने सुनी तो कैसा लग रहा था, कैसा था मेरा बेटा, क्या बात कर रहा था। तो फौजी होना सिर्फ एक जो मूवीज में दिखाते हैं, यूनिफॉर्म पहनना, प्राइड से चलना, फ्लाई करना, ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, पर उसके पीछे की जो मेहनत है और जो स्ट्रगल्स हैं, एंड आई एम श्योर आप लोगों में वो स्ट्रगल है। टाइम लीजिए, अपने आप को स्ट्रगल करने का मौका दीजिए, गिरिए, बहुत अच्छे से गिरिए, और फिर जब आप उठेंगे ना, इतना अच्छा उठेंगे कि आप खुद को, आपको लगेगा कि अरे वाह मैंने कितना अच्छा कर दिया। सो मैं सबको यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी स्माइल है आपकी, एक स्माइल ले आइए पहले चेहरे पे, बहुत अच्छे से बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे, ठीक है। जो भी करिए जिद से करिए, जुनून से करिए। आपको वो करने के लिए 4D, जिंदगी में 4D जो हमेशा मुझे हेल्प किया है, आपको भी पक्का हेल्प करेगा। फर्स्ट D इज डिसीजन। आपको एक पॉइंट पे आके डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लीजिए, ठीक है। देन डिटर्मिनेशन, अगर डिसीजन लिया है तो डिटरमाइंड रहिए उसके लिए, दैट मीन्स उसके लिए कार्य करते रहिए। देन डायरेक्शन, आपको बीच बीच में से अपनी डायरेक्शन सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। क्या होगा, कुछ कर रहे हैं अचानक से वो नहीं हुआ तो रुक जाना है क्या, वहां पे कार्य उसी ही जिद से करना है, बट थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कीजिए, शायद दूसरा अच्छा उससे बड़ा कुछ मिल जाए, नहीं तो डायरेक्शन। और लास्ट इज व्हाट, क्या क्या बताया मैंने अभी, डिसिप्लिन, सॉरी डिसीजन, डिटर्मिनेशन, डायरेक्शन, एंड लास्ट इज डिसिप्लिन। आप उसको जो करते रहेंगे वो आपको रोज अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि रोज सुबह आपको मोटिवेशन चाहिए कि मुझे आज भी वही जिद से काम करना है जितना जिद से मैं कल काम करूँ, ठीक है। और ये सब करने में जो मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने पैर जमीन पे रखिए, अब बहुत ऊंचा उड़िए, अपने पंख फैलाइए, जो हासिल करना चाहिए कीजिए, अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को, अपने घर वालों को, जो जिन टीचर्स ने आपको पीछे बैठे हैं, मेंटर्स को, उनको कभी नहीं भूलना। जड़ अपनी मजबूत रखेंगे, आपका पेड़ बहुत ऊपर जाएगा। शायद आप किसी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। जब आपके आईज का वो हुआ था, तब आपका रिजेक्ट हो गया था, तब मतलब आप जब घर पे आए थे तब सब मतलब बोल रहे थे कि भाई पहले से ही बोला था कि नहीं करना चाहिए था ये वो,
तो वो आपने उनको फेस कैसे किया? रुशिका का क्वेश्चन है कि जब मैं रिजेक्ट होके आई थी, मेरी आईसाइट वीक थी, तो मैंने कैसे फेस किया था घर वालों को, क्योंकि वो तो पहले से ही बोल रहे थे कि इसको मत जाने दो, राइट? ठीक है, थैंक यू, आप बैठ जाइए, थैंक यू। तो मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ईजी था और मैं तो गई और मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं था। मैं बहुत डर रही थी घर जाने के लिए, पर जब मैं घर गई तो माँ बाप ही है ना मेरे, क्या बोलेंगे? उन्होंने बोला बेटा ठीक हो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस इतना बोला, कोई बात नहीं। जैसे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरा इतना बड़ा बोझा जो है वो सर से उतरा है, इतना बड़ा बोझा सर से उतरा है। मुझे तब लगा कि नहीं, मैंने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है कि मैं फेल हो गई। फेल होना जरूरी है, फेलियर तो आएंगे ही, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, दुखी थे वो दुखी थे। उन्होंने अचानक से मुझे बहुत गले नहीं लगा लिया कि अरे वाह तुम तो फेल होके आ गई, ऐसा कोई नहीं करेगा घर पे, बट दुख उनके चेहरे पे दिख रहा था। बट उन्होंने बोला कोई बात नहीं। अपने पेरेंट्स को ना बहुत कम समझते हैं हम, वो हमारे लिए बहुत करते हैं, और उनकी जो दिल है, उनका जो हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए इतना कर सकते हैं, उसका भी ऊपर का जो पड़ाव है वो उतना कर सकते हैं हमारे लिए। थैंक यू।